माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अपन डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के अंदर। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अपन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। ये कर्व हो जाएगा, ये कर्व हो जाएगा माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपका, ठीक है। इसमें पॉइंट के कुछ नाम दे देते हैं। ये ओ ए, ये आपका है बी पॉइंट, सी डेस, सी, डी, ई एंड एफ, ठीक है। ये क्या है? माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। एक्स एक्सेस पे क्या है? आपकी स्ट्रेन है, और वाई एक्सेस पे आपकी क्या है? स्ट्रेस है। वाई एक्सेस पे क्या है? स्ट्रेस है, और एक्स एक्सेस पे क्या है? आपकी स्ट्रेन है, ठीक है। ये माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपका, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ठीक है, रीजन, अलग अलग रीजन को अपन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो अपन यहां तक आ चुके थे, पॉइंट सी तक अपन डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास के अंदर। अब देखते हैं रीजन सी डी। रीजन सी डी क्या है? बहुत डेंजर जोन है अपना। क्यों डेंजर है? क्योंकि ये रीजन सी डी के अंदर आप स्ट्रेस नहीं बढ़ा रहे हो। देखो स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे क्या है? आपकी कांस्टेंट है। इस रीजन सी डी में स्ट्रेस आपका क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन आपका कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। मतलब ऐसा मटेरियल, मतलब ये ऐसा रीजन है जिसके अंदर आप लोड अप्लाई कर ही नहीं रहे हो बाहर से, फिर भी उसके अंदर डिफॉर्मेशन हो रहा है मटेरियल के अंदर, तो बहुत डेंजर रीजन है। तो ये रीजन को तो अपने को हटाना ही पड़ता है। इसीलिए अपन क्या करते हैं? उसके कोल्ड वर्किंग करते हैं। आपने देखो ना, जो चूड़ियां पड़ी रहती है स्टील बार के अंदर, वो कोल्ड वर्किंग की वजह से रहती है। वो इस रीजन को एलिमिनेट करने की वजह से ही वो जो ट्विस्टिंग रहती है उसके अंदर, वो ट्विस्टिंग की वजह से वो रिंग्स उसके अंदर रहती है। सो इस रीजन को क्या बोलते हैं? एल्ड प्लेट्यू। इसको देखो क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एल्ड प्लेट्यू। इट इज कॉल्ड एल्ड प्लेट्यू। इसको क्या बोलते हैं? एल्ड प्लेट्यू बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ माइल्ड स्टील। It represents the plastic deformation. It represents the plastic deformation of mild steel. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? माइल्ड स्टील का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ये रिप्रेजेंट करता है। माइल्ड स्टील का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ये रिप्रेजेंट करता है। द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू इट इज कॉल्ड एल्ड स्ट्रेस। द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू इट इज कॉल्ड एल्ड स्ट्रेस। एल्ड स्ट्रेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एल्ड स्ट्रेस आपका होता है वो किसके करस्पॉन्डिंग होता है? एल्ड प्लेट्यू के जो करस्पॉन्डिंग सीडी लाइन के करस्पॉन्डिंग जो आपका स्ट्रेस होता है उसको क्या बोलते हैं? एल्ड स्ट्रेस बोलते हैं। और इसको ही क्या बोलते हैं? डिजाइन स्ट्रेस भी इसको बोलते हैं। इसी का क्या नाम है? डिजाइन स्ट्रेस, इसी का नाम है। यहां पे देखिए, ये हो गया सीडी के करस्पॉन्डिंग जो आपका स्ट्रेस है, ये इसको क्या बोलेंगे? एफ वाई, एल्ड स्ट्रेस। और डिजाइन स्ट्रेस इसको बोलते हैं। एल्ड स्ट्रेस और डिजाइन स्ट्रेस इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रीजन डीई। अब देखो डी रीजन क्या दिखा रहा है? डी रीजन दिखा रहा है आपका यहां पे स्ट्रेस बढ़ जाएगा और साथ में स्ट्रेन भी क्या होगा? आपका बढ़ता है। सो रीजन डीई की बात करते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। रीजन डीई क्या है आपका? स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रीजन डी। किसकी बात कर रहे हैं अपन? रीजन डी। रीजन डी की अपन बात कर रहे हैं। रीजन डी क्या हो जाएगा? इट इज कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। इट इज कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। इट इज कॉल्ड
स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। कौन सा रीजन है आपका? स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन है। इन दिस रीजन the strain of the body is difficult to achieve. The strain of the body is difficult to achieve. Strain of the body is difficult to achieve. Strain of the body is difficult to achieve. ठीक है, difficult to achieve. Therefore strength of the body increases. Therefore strain of the strength है यहाँ पे, therefore strength of the body increases. Therefore strength of the body increases. स्ट्रेंथ यहाँ पे बॉडी का क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा इस वाले रीजन के अंदर. इट अकर्स ड्यू टू रेंडमनेस एट एटॉमिक लेवल. ये किस वजह से होता है? इट अकर्स ड्यू टू randomness at atomic level. It occurs due to randomness at atomic level. It occurs due to randomness at atomic level. ठीक है. रीजन डीई की अपन बात करते हैं. रीजन डीई आपका क्या है? इट इज कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन. कौन सा रीजन है ये आपका है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन इसको बोलते हैं. रीजन क्या है इसको स्ट्रेन हार्डनिंग बोलने का वजह से? इस रीजन के अंदर जो मेटेरियल की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर जाती है और स्ट्रेन यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट से, यहाँ पे डिफॉर्मेशन बहुत मुश्किल से यहाँ पे अचीव होता है. मतलब डिफॉर्मेशन यहाँ पे बहुत कम रहता है और स्ट्रेंथ मेटेरियल की वो क्या इंक्रीज हो जाती है. इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन इज दैट क्योंकि यहाँ पे जो रैंडमनेस है एटॉमिक जो उसके जो एटम्स है उनकी रैंडमनेस बढ़ जाती है. रैंडमनेस उनकी बढ़ जाती है, उस वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या कर जाती है? इस रीजन डीई के अंदर इंक्रीज कर जाती है. नेक्स्ट अपन बात करते हैं. देखो रीजन डीई आपका हो गया. अब इसके बाद में देखो पॉइंट ई और पॉइंट एफ आपका बचा है. कौन सा पॉइंट बचा आपका? पॉइंट एफ एंड पॉइंट ई. दो पॉइंट आपके बचे हैं यहाँ पे. पॉइंट ई के ऊपर अगर बात करें तो कितना स्ट्रेन होता है यहाँ पे? पॉइंट ई के ऊपर 10 to 12% स्ट्रेन आपका होता है. 10 to 12% स्ट्रेंथ आपका कहां पे होता है? पॉइंट ई के ऊपर होता है. और पॉइंट एफ की अगर बात करें तो पॉइंट एफ पर आपका जो स्ट्रेन है वो आपका होता है 25 to 30%. 25 to 30% आपका स्ट्रेन कहां पे हो रहा है? पॉइंट एफ पे होता है. और पॉइंट ई पे 10 to 12% आपका स्ट्रेन होता है. तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं पॉइंट ई की. पॉइंट ई को क्या बोलेंगे? अल्टीमेट पॉइंट. पॉइंट ई को अपन क्या बोलेंगे? अल्टीमेट पॉइंट. पॉइंट ई को अपन क्या बोलेंगे? अल्टीमेट पॉइंट. पॉइंट ई को बोलेंगे अल्टीमेट पॉइंट. पॉइंट ई को बोलेंगे अपन अल्टीमेट पॉइंट. द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेन. द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू ई इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग टू ई इज कॉल्ड. ई के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है आपका उसको क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेस. उसको क्या नाम देंगे अपन? अल्टीमेट स्ट्रेस. ठीक है. सो पॉइंट ई आपका क्या है? अल्टीमेट पॉइंट है. पॉइंट ई आपका क्या है? अल्टीमेट पॉइंट है. और पॉइंट ई के करस्पॉन्डिंग जो आपका स्ट्रेस है वो स्ट्रेस आपका कौन सा है? अल्टीमेट स्ट्रेस है. अल्टीमेट स्ट्रेस. अल्टीमेट स्ट्रेस को किसे डिनोट करते हैं? एफ यू से अपन डिनोट करते हैं. एफ यू से अपन डिनोट करते हैं. ठीक है. एक यहां पे नोट अपन लिखते हैं. एक नोट अपन लिख रहे हैं यहां पे. देखो क्या नोट है? नोट फॉर डक्टाइल मटेरियल डिजाइन स्ट्रेस इज यील्ड स्ट्रेस. फॉर डक्टाइल मटेरियल
for ductile material, for ductile material design stresses, for ductile material design stresses yield stress, for ductile material design stresses yield stress, whereas for brittle material the design stress is ultimate stress. Whereas for brittle material, design stresses ultimate stress. देखो यहां पे ये क्या है लिखा है नोट के अंदर. सो फॉर डक्टाइल मटेरियल, अगर डक्टाइल मटेरियल की अपन बात करें, सो डक्टाइल मटेरियल के लिए जो आपका डिजाइन स्ट्रेस है वो आपका क्या रहता है, यील्ड स्ट्रेस आपका रहता है. डक्टाइल मटेरियल के लिए डिजाइन स्ट्रेस आपका कितना रहता है, यील्ड स्ट्रेस रहता है. वेयर इज फॉर ब्रिटल मटेरियल की अगर अपन बात करें तो ब्रिटल मटेरियल के लिए जो डिजाइन स्ट्रेस है वो कितना रहता है आपका, अल्टीमेट स्ट्रेस रहता है. रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि जो ब्रिटल मटेरियल अपना है, ब्रिटल मटेरियल अपना क्या करता है, फेल कर जाता है, जल्दी फेल कर जाता है. इसके अंदर जो अल्टीमेट स्ट्रेस है वो आपका क्या कर जाता है, जल्दी ऑब्टेन अचीव हो जाता है यहाँ पे. तो उसके अंदर फेल्यूर के ऊपर कौन सा स्ट्रेस रहता है आपका, अल्टीमेट स्ट्रेस रहता है. नेक्स्ट अपन बात करते हैं रीजन EF. रीजन EF, ठीक है. रीजन EF देखो कौन सा है डायग्राम में, रीजन EF, ये वाला रीजन, रीजन EF इसको बोलते हैं स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन. रीजन EF कौन सा रीजन आपका, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन. ये कौन सा रीजन आपका, रीजन EF. रीजन EF, रीजन EF, रीजन EF को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन. रीजन EF क्या है आपका, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन. तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड स्ट्रेन, इट इज कॉल्ड स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन. इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन. इट इज कॉल्ड स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन. इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन. इट अकर्स ड्यू टू नेकिंग. इट अकर्स ड्यू टू नेकिंग. किसकी वजह से होता है, नेकिंग की वजह से होता है. इट अकर्स ड्यू टू नेकिंग. नेकिंग का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शन. नेकिंग का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शन. नेकिंग का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शन. ठीक है. सो रीजन ये आपका क्या होता है, इट इज द कॉल्ड स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन. कौन सा रीजन है ये आपका है स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन. स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन है. ये किस वजह से होता है, ड्यू टू नेकिंग. नेकिंग मतलब क्या होता है, सपोज आपका ये माइल्ड स्टील स्पेसिमेन था, इस पे आप क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो. ठीक है. उसकी वजह से देखो ये माइल्ड स्टील आपका कुछ ऐसा हो गया इस टाइप से. तो ये जो रीजन है ना, ये इसको बोलते हैं नेकिंग रीजन. इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं, नेकिंग रीजन. इस वाले रीजन को क्या नाम दे देते हैं, नेकिंग रीजन. ठीक है. सो रीजन EF की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन. स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन ये क्यों होता है, ये ड्यू टू नेकिंग की वजह से होता है. नेकिंग क्या होता है, क्रॉस सेक्शन में डिक्रीजमेंट. देखो यहां पे क्रॉस सेक्शन में क्या हो रहा है, ये क्रॉस सेक्शन आपका क्या हो रहा है, कर रहा है यहां पे डिक्रीज कर रहा है. क्रॉस सेक्शन यहां पे क्या कर रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है. ठीक है. पॉइंट F की अपन बात करते हैं. पॉइंट F आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट F, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट F की अपन बात करते हैं. इसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट. यहां पे आपका जो मटेरियल है वो अल्टीमेटली इस पॉइंट पे क्या आके क्या कर जाता है, फेल कर जाता है. सो पॉइंट F आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट. पॉइंट F की अपन बात करें नेक्स्ट, तो पॉइंट F आपका देखो क्या हो जाएगा, पॉइंट F आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट. पॉइंट F आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट.
पॉइंट एफ आपका कौन सा पॉइंट है? फ्रैक्चर पॉइंट है, फ्रैक्चर पॉइंट है, ठीक है। सो पॉइंट एफ इज कॉल्ड, पॉइंट एफ इज कॉल्ड, पॉइंट एफ इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट। कौन सा पॉइंट इसको बोलते हैं? पॉइंट एफ को अपन फ्रैक्चर पॉइंट इसको बोलते हैं। पॉइंट एफ को क्या बोलते हैं अपन? फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो नोट अपन लिखते हैं, एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। एक नोट अपन यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है। नोट अपन डिस्कस कर रहे हैं, क्या है नोट, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नोट अपन लिख रहे हैं यहां पे, देखो क्या है नोट। नोट, द फ्रैक्चर स्ट्रेन डिपेंड्स ऑन द फ्रैक्चर स्ट्रेन, the fracture strain, the fracture strain depends on the percentage of carbon. The fracture strain depends upon, the fracture strain depends upon the percentage of, the fracture strain depend upon the percentage of carbon at, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन। देखो जो फ्रैक्चर है वो किस पे डिपेंड करता है आपका? कार्बन का परसेंटेज कितना है माइल्ड स्टील के अंदर, स्टील के अंदर कार्बन का परसेंटेज कितना है, उसके ऊपर क्या डिपेंड करता है आपका? फ्रैक्चर डिपेंड करता है, उसके ऊपर आपका फ्रैक्चर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें ऑफ कार्बन, एट हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन, एट हायर परसेंटेज ऑफ, at higher percentage of, at higher percentage of carbon, at higher percentage of carbon, the fracture strain is lower, the fracture strain, the fracture strain is lower, the fracture strain depends upon the percentage of carbon. At higher percentage of carbon, the fracture strain is lower, the fracture strain is lower. However, the strength is higher, is lower. However, the strength is higher. However, the strength is higher. However, the strength is higher. Strength is higher. For example, high tensile steel. For example, high tensile steel. For example, high tension steel. For example, high tension steel. नोट की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे. The fracture strain depends on, किसके ऊपर डिपेंड करता है? It depends on percentage of carbon. किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये कार्बन की परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है. एट हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है. तो फ्रैक्चर स्ट्रेन आपका क्या रहेगा? लोअर आपका रहेगा, ठीक है. फ्रैक्चर स्ट्रेन क्या रहेगा आपका? लोअर रहेगा. हाउ द स्ट्रेंथ इज हायर, स्ट्रेन आपका कम रहेगा. मतलब इसका मतलब क्या हो गया? स्ट्रेन कम है, इसका मतलब हो गया आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज कर गई. स्ट्रेंथ आपकी क्या कर गई? अल्टीमेटली इंक्रीज आपकी स्ट्रेंथ कर गई. फॉर एग्जांपल हाई टेंशन स्टील, जो हाई टेंशन स्टील है इसके अंदर क्या होता है? परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम, परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम काफी ज्यादा होता है. इसकी वजह से इसमें जो फ्रैक्चर पॉइंट है वो काफी स्ट्रेंथ के बाद में देखने को मिलता है. मतलब इसकी स्ट्रेंथ जो अल्टीमेटली क्या है? हायर टेंसाइल स्टील में स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. और स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है? परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम, उनको कार्बन एटम का परसेंटेज को इंक्रीज करने की वजह से, ठीक है. नेक्स्ट देखिए इसी के अंदर, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं द फ्रैक्चर स्ट्रेन फॉर ए डक्टाइल मटेरियल इज, the fracture strain for a ductile material is very high. The fracture strain for a ductile material, the fracture strain for a ductile material is very high. The fracture strain for a ductile material is very high, and the difference between the elastic limit and
and the difference between and the difference between the elastic limit and fracture limit is difference between the elastic limit and fracture limit is also very high. Elastic limit and fracture limit, difference between the elastic limit and fracture limit is also very high. In other words, after yielding, after yielding, elastic limit, bracket में elastic limit, material undergoes large deformation, material undergoes large deformation, then it is said to be ductile. Then it is said to be ductile. इसको क्या बोलेंगे? Then it is said to be ductile. And if material fails immediately, and if material fails immediately after its elastic limit, after its elastic limit, then it is said to be brittle. Then it is said to be brittle. तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको ब्रिटल कहा जाएगा. देखो क्या पॉइंट है. यहां से बात करते हैं अपन. द फ्रैक्चर स्ट्रेंथ फॉर ए डक्टाइल मेटेरियल इज वेरी हाई. डक्टाइल मेटेरियल के अंदर क्या है ना कि डक्टाइल का मतलब क्या हो गया? वो फेल होने से पहले उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन उसके अंदर होगा और आपको प्रॉपर वार्निंग मिलेगी कि मटेरियल फेल होने वाला है. लेकिन ब्रिटल मटेरियल के साथ में ऐसा नहीं है. ब्रिटल मटेरियल आपका सडन फेल करेगा. ब्रिटल मटेरियल आपका कैसा फेल करेगा? सडन फेल करेगा और फेल करने से पहले आपको कोई वार्निंग नहीं मिलेगी. ठीक है, एकदम से सडन फेल कर जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल चौक है, चौक जिसे अपन लिखते हैं, चौक पे अगर आप लोड अप्लाई करोगे तो ऐसा नहीं कि वो फेल होने से पहले उसके अंदर डिफॉर्मेशन हो जाएगा बहुत ज्यादा. नहीं, वो एकदम से क्या करेगा? सडन वो फेल करेगा. ठीक है. वैसे अपन स्टील की बात करते हैं, माइल्ड स्टील की, तो माइल्ड स्टील क्या होता है? आपका डक्टाइल होता है. तो आप उसको मोड़ दो तो मुड़ जाएगा. वो एक सर्कुलर शेप में अगर कन्वर्ट करो कर जाएगा. ठीक है. सो फ्रैक्चर स्ट्रेंथ की अगर बात करें अपन, सो डक्टाइल मटेरियल की जो फ्रैक्चर स्ट्रेंथ है वो क्या रहती है? आपकी काफी हाई रहती है. ठीक है. और जो डिफरेंस की अगर अपन बात करें, इलास्टिक लिमिट एंड फ्रैक्चर लिमिट, इलास्टिक लिमिट और फ्रैक्चर लिमिट की जो डिफरेंस है, दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या रहता है? आपका काफी हाई डिफरेंस यहां पे रहता है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, इन अदर वर्ड, आफ्टर यील्डिंग इलास्टिक लिमिट मटेरियल अंडरगोज लार्ज डिफॉर्मेशन. ठीक है. इन अदर वर्ड्स, आफ्टर यील्डिंग के बाद की बात करते हैं तो इलास्टिक लिमिट. ठीक है. आफ्टर यील्डिंग या फिर इलास्टिक लिमिट के बाद में जो मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल की बात हो रही है. इलास्टिक लिमिट के बाद में जो डक्टाइल मटेरियल है वो क्या है? लार्ज डिफॉर्मेशन उसके अंदर होता है. इलास्टिक लिमिट कौन सी थी? चलिए डायग्राम पे आइए.
ये आपका माइल्ड स्टील करो, ये है आपका। तो यहां पे देखो बी क्या है आपकी, यहां पे बी इलास्टिक लिमिट है। तो इस लिमिट के बाद में भी अगर आप लोड अप्लाई करोगे आगे, ठीक है, तो इसके अंदर स्ट्रेन काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। बट ब्रिटल मेटेरियल के साथ में जस्ट अपोजिट है। यहां तक तो उसके अंदर स्ट्रेन हो जाएगा, ब्रिटल मेटेरियल के अंदर इतना स्ट्रेन तो ब्रिटल मेटेरियल के अंदर भी आ जाएगा, बट जैसे ही इस पॉइंट के बाद में आप लोड लगाओगे वो फेल कर जाएगा फिर। तो मोस्टली स्टूडेंट कहां पे कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि ब्रिटल मेटेरियल के अंदर कोई डिफॉर्मेशन ही नहीं होता। ऐसा नहीं है। डिफरेंस क्या होता है ब्रिटल मेटेरियल और डक्टाइल मेटेरियल के अंदर? ब्रिटल मेटेरियल जो आपका है वो इलास्टिक लिमिट के जस्ट बाद में ही फेल कर जाता है, और जो आपका डक्टाइल मेटेरियल होता है वो इलास्टिक मेटेरियल के बाद में भी काफी ज्यादा स्ट्रेस या स्ट्रेन वो उसके अंदर आता है। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस होता है। और यहां पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं यहां पे। ठीक है, देखिए यहां पे इन अदर वर्ड्स आफ्टर यील्डिंग इलास्टिक लिमिट मेटेरियल अंडरगोज लार्ज डिफॉर्मेशन देन इट इज सेड टू बी डक्टाइल। ठीक है, इलास्टिक लिमिट के बाद में जिसमें आपका डिफॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वो कौन सा मटेरियल आपका, वो आपका है डक्टाइल मटेरियल। किस टाइप का मटेरियल आपका, डक्टाइल मटेरियल है। एंड इफ मटेरियल फेल्स इमीडिएटली आफ्टर इट्स इलास्टिक लिमिट के बाद में मटेरियल आपका जस्ट फेल कर जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, देन इट इज सेड टू बी ब्रिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत स्टूडेंट इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं। डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल की जो प्रॉपर डिफरेंस है वो नहीं पता होती मोस्टली स्टूडेंट को। तो माइंड में रखिए कि इलास्टिक लिमिट के जस्ट बाद में अगर आपका कोई मटेरियल फेल कर जाए देन इट इज सेड टू बी ब्रिटल मटेरियल, और इलास्टिक लिमिट के बाद में भी अगर उसके अंदर डिफॉर्मेशन हो रहा है देन इट इज सेड टू बी डक्टाइल मटेरियल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपन इसके अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, इलास्टिक रबर हैज वेरी हाई फ्रैक्चर स्ट्रेन। इलास्टिक रबर हैज वेरी हाई फ्रैक्चर स्ट्रेन। इलास्टिक रबर हैज वेरी हाई फ्रैक्चर स्ट्रेन। रबर हैज वेरी हाई elastic rubber has very high fracture strain. Elastic rubber has very high fracture strain, but after its elastic limit, but after its elastic limit, but after its elastic limit it undergoes small deformation or small strain. It undergoes elastic limit, but after its elastic limit it undergoes स्मॉल डिफॉर्मेशन। देखो मोस्टली स्टूडेंट जो है उनके दिमाग में क्या कंफ्यूजन रहता है कि जो रबर है वो रबर डक्टाइल मटेरियल होता है। ये बहुत गलत है, ये माइंड में सेट करा हुआ है स्टूडेंट ने कि जो रबर है वो आपका क्या रहता है, डक्टाइल रहता है। ये गलत है, क्योंकि रबर जस्ट इलास्टिक लिमिट के बाद में फेल कर जाता है। जस्ट इलास्टिक लिमिट के बाद में जो मेटेरियल फेल करता है उस मेटेरियल को अपन डक्टाइल ना बोल के क्या बोलते हैं, ब्रिटल मेटेरियल बोलते हैं। तो जो रबर आपका है, रबर इलास्टिक लिमिट के जस्ट बाद में फेल कर जाता है। इलास्टिक लिमिट तक तो उसके अंदर इलोंगेशन होता रहता है। तो मोस्टली स्टूडेंट के माइंड में यही चलता है कि रबर को अपन खींच रहे तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन होता जा रहा है, मतलब वो तो डक्टाइल हो गया। बट ऐसा नहीं है। डक्टाइल मेटेरियल की डेफिनेशन और ब्रिटल मेटेरियल की डेफिनेशन दोनों अलग है। मैं आपको बता चुका हूं कि जो इलास्टिक लिमिट के बाद में जिसके अंदर डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे डक्टाइल, और इलास्टिक लिमिट के बाद में जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, फेल कर जा रहा है, उसको बोलेंगे अपन ब्रिटल मटेरियल। उसको क्या बोलेंगे, ब्रिटल मटेरियल। सो रबर के केस में क्या होता है, जब रबर के अंदर लोड अप्लाई करते हैं अपन तो इलास्टिक लिमिट के जस्ट बाद में वो फेल कर जाता है, तो रबर आपका क्या रहेगा, ब्रिटल मटेरियल है, ना कि डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, इट अंडरगोज स्मॉल डिफॉर्मेशन, अप टू fracture limit, up to fracture limit. Hence its behavior is brittle. Hence its behavior is, तो इसका बिहेवियर कैसा होता है रबर का,
आपका ब्रिटल बिहेवियर होता है। रबर का जो बिहेवियर है वो कैसा रहेगा, आपका ब्रिटल रहता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ऑल, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है ऑल द टाइप्स ऑफ स्टील हैव सेम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऑल द टाइप्स ऑफ स्टील, all the types of steel, all the types of steel have same, all the types of steel have same modulus of elasticity. All the types of steel have same modulus of elasticity. Yes, same modulus of elasticity. Next, it means that the slope of initial stress strain curve, it means the slope of, it means the slope of, it means the slope of, it means the slope of initial stress strain curve of all the grades, slope of initial stress strain curve, slope of initial stress strain curve, slope of initial stress strain curve of all the grades of steel will be same. Curve of all the grades of steel, curve of all the grades of steel, curve of all the grades of steel will be same. Curve of all the grades of steel will be same. ठीक है, सो ऑल द टाइप्स ऑफ स्टील, सभी टाइप की स्टील में क्या रहेगा आपका, सेम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. इट मींस द स्लोप ऑफ इनिशियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इनिशियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप है आपका वो क्या रहेगा, सभी जो स्टील के लिए वो रहेगा आपका सेम. देखो ये माइल्ड स्टील कर्व है, ठीक है, तो ये जो स्लोप है ना, ये स्लोप आपका क्या दिखाता है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिखाता है स्टील की. तो ये जो है ना सभी टाइप्स की स्टील के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका लगभग 2 × 10⁵ मेगा पास्कल के अप्रोक्स आपका होता है. कितना होता है, 2 × 10⁵ मेगा पास्कल आपका होता है सभी टाइप की स्टील के लिए. ठीक है, तो ये जो आपका कर्व है, ये जो स्लोप है आपका, ये क्या दिखाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका दिखाता है. ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं नोट की अपन बात कर रहे हैं. देखो क्या आपका नोट है, नोट, द ब्रिटल मटेरियल आर स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन. The brittle material are strong. The brittle material are strong in compression. The brittle material are strong in compression. किसमें ब्रिटल मटेरियल किसमें स्ट्रॉन्ग होता है आपका, कंप्रेशन में, स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, बट वीक इन टेंशन. टेंशन के अंदर क्या रहता है आपका, ये वीक रहता है. वेयर इज इट्स shear strength is in between. Whereas its shear strength, whereas its shear strength is in between its tensile strength. Shear strength is in between. Shear strength is in between its tensile strength and compressive strength. Is in between its tensile strength. Is in between its tensile strength and compressive strength. Tensile strength and compressive strength. Tensile strength and compressive strength.
Generally a ductile material are approximately generally a ductile material are approximately equally strong in a ductile material are approximately equally strong in tension and compression. Approximately equally strong in compression and equally strong in compression and tension, but weak in shear. ब्रिटल मेटेरियल आर स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन. ब्रिटल मेटेरियल आपके क्या रहता है, किसमें स्ट्रॉन्ग रहता है, कंप्रेशन के अंदर स्ट्रॉन्ग आपका रहता है, बट वीक इन टेंशन. किसके अंदर, टेंशन के अंदर आपका ब्रिटल मेटेरियल क्या रहता है, वीक रहता है. वेयरएज इट्स शियर स्ट्रेंथ इज इन बिटवीन इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. ठीक है. जनरली ए डक्टाइल मटेरियल आर अप्रोक्सीमेटली इक्वली स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन एंड टेंशन बट वीक इन शियर. जो आपका डक्टाइल मटेरियल होता है उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है और जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली क्या रहती है, सेम रहती है. बट जो आपका डक्टाइल मटेरियल है वो किसके अंदर फेल करता है, आपका शियर के अंदर आपका डक्टाइल मटेरियल क्या कर जाता है, फेल करता है. किसके अंदर फेल करता है, आपका शियर के अंदर आपका डक्टाइल मटेरियल क्या करता है, फेल करता है. शियर के अंदर आपका जो डक्टाइल मटेरियल है वो आपका क्या करता है, फेल कर जाता है. ठीक है. देखिए यहां पे नेक्स्ट देखिए यहां पे प्रूफ स्ट्रेस. नई टर्म आई अपनी प्रूफ स्ट्रेस. देखो जो अपन ये पढ़ रहे हैं पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रूफ स्ट्रेस, रेजिडुअल स्ट्रेन अभी अपन पढ़ेंगे. ठीक है. टफनेस अपन पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ टफनेस अपन पढ़ेंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है और आपको ये पता भी होनी चाहिए. ठीक है. तो नेक्स्ट आपका है प्रूफ. If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.